हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पुष्यभूति वंश पढ़ रहे थे और इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो राजा हुए हैं, जो शासक हुए हैं इस वंश में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्धन राजवंश, इसी को पुष्यभूति राजवंश कहते हैं। वर्धन राजवंश या पुष्यभूति वंश का आविर्भाव कहाँ हुआ? थानेश्वर में हुआ। यानी इस वंश की उत्पत्ति थानेश्वर में हुई। थानेश्वर ही इसकी राजधानी बनी। थानेश्वर कहाँ है? ये हरियाणा के करनाल जिले में है। हर्ष के अभिलेखों में पुष्यभूति का नाम नहीं मिलता है। अगर हर्षवर्धन के अभिलेख की बात करें तो उसमें पुष्यभूति नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में स्पष्ट कहा है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखिए, एक वर्धन और एक पुष्यभूति। तो बाणभट्ट के अनुसार चलें तो इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, लेकिन अगर अभिलेखों के हिसाब से देखें, हर्षवर्धन के अभिलेखों के हिसाब से देखें, तो इस वंश का संस्थापक जो था वो नरवर्धन था। तो दो नाम याद रखना। ये देखिए, हर्ष के बसखेड़ा और मधुबन, ये अभिलेख कल मैंने पढ़ाया था। तो इन दोनों अभिलेखों में नरवर्धन को ही वर्धन वंश का संस्थापक या प्रथम ऐतिहासिक शासक माना गया है। इन अभिलेखों के अनुसार वर्धन वंश का क्रम है नरवर्धन और रानी वज्रड़ी देवी। यानी सबसे पहले वर्धन वंश का शासक कौन बना? नरवर्धन बना। ये हर्षवर्धन के अभिलेखों के अनुसार बताया जा रहा है। नरवर्धन, जिसकी पत्नी कौन थी? वज्रड़ी देवी। फिर नरवर्धन के बाद राजवर्धन प्रथम आते हैं और इनकी रानी थी अप्सरा देवी। फिर आदित्यवर्धन, जिनकी रानी महासेन गुप्ता देवी थी। फिर प्रभाकर वर्धन, जिनकी रानी यशोमती देवी थी। और फिर राजवर्धन द्वितीय आते हैं और फिर हर्षवर्धन आते हैं। ये शासक बने थे। सबसे पहले नरवर्धन पहले नंबर का, दूसरे नंबर का राजवर्धन प्रथम, तीसरे का आदित्यवर्धन, चौथे नंबर पे प्रभाकर वर्धन, पांचवें पे राजवर्धन दूसरे और हर्षवर्धन है छठे नंबर पर। तो दो राजवर्धन आए, एक राजवर्धन प्रथम, यहाँ पे देखिए इनको बोला जाता है राजवर्धन प्रथम, ये नरवर्धन के बेटे थे। फिर यहाँ पे देखिए राजवर्धन द्वितीय, ये प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। और लास्ट में शासक कौन बनता है? हर्षवर्धन। इसके बाद राजश्री भी कुछ समय के लिए शासन सत्ता संभालती है। तो ये जो है अभिलेखों के अनुसार दिया गया है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें पुष्यभूति वंश को मूलतः वैश्य वर्ण का बताया गया है। वैनसांग भी अपने यात्रा वृत्तांत में कानकुब्ज के राजा को फिसे यानी वैश्य बताता है। फिसे का मतलब वैश्य। तो ये जो लोग थे ये कौन थे? वैश्य थे। पुष्यभूति वंश के जो शासक थे वे वैश्य वर्ण के थे। अनेक विद्वान पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को वैश्य जातीय मानते हैं। कुछ विद्वान वर्धन वंश को क्षत्रिय मानते हैं। उनका कहना है कि हर्षचरित में पुष्यभूतियों और मौखुरियों की तुलना चंद्र और सूर्य से की गई है। इससे यह जान पड़ता है कि पुष्यभूति वंश के राजा चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। तो ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि जो पुष्यभूति वंश के राजा थे ये वैश्य थे, लेकिन कहीं कहीं क्षत्रिय भी इनको बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पुष्यभूति के बारे में जानते हैं। पुष्यभूति जिसने स्थापना की थी, बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूति शिव का अनन्य भक्त था। शिव का अनन्य भक्त था। उसने श्रीकंठ में अपने राज्य की नींव डाली। श्रीकंठ वही हरियाणा में पड़ता है। निश्चित साक्ष्यों के अभाव में पुष्यभूति की राजनीतिक शक्ति और काल का निर्धारण करना कठिन है। यानी इसके शासनकाल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अनुमानतः उसने अपने राजनीतिक शक्ति की स्थापना 6वीं शताब्दी में की थी, प्रारंभ में की थी, जब हूणों के आक्रमण और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने से गुप्त साम्राज्य विशृंखल हो रहा था। ये जो पुष्यभूति है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिलती है कि इसने लगभग 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने वंश की स्थापना की थी, जब हूणों का आक्रमण हो रहा था और गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, उस समय इसने स्थापना की थी। तो इसके बाद जो है हम लोग नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन के बारे में पढ़ेंगे।
पुष्यभूति के बाद इस वंश में नरवर्धन नामक राजा हुआ। हर्ष के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हर्ष के राज्यारोहण से पूर्व 5 राजाओं ने शासन किया। हर्षवर्धन से पहले कितने राजाओं ने शासन किया? 5। कौन कौन से थे? नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और राजवर्धन द्वितीय। इन्होंने शासन किया हर्षवर्धन के पहले। राजवर्धन प्रथम जो था, इसका पुत्र आदित्यवर्धन, इसने उत्तर गुप्त वंश की राजकुमारी महासेन गुप्ता से विवाह कर लिया और अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ बनाई। नरवर्धन जो था, नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन यह महाराज की उपाधि धारण करते थे। तो ये भी याद रखिए, नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन महाराज की उपाधि धारण करते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये संभवतः सामंत थे या सीमित क्षेत्र के राजा थे। इन तीनों राजाओं को 525 ईस्वी से 580 ईस्वी के मध्य रखा जा सकता है। यानी नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन, इन तीनों ने कब तक शासन किया? 525 ईसा पूर्व से 525 ईस्वी से 580 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और ये सामंत थे, यानी ये स्वतंत्र शासक नहीं थे तीनों। तो हम लोगों ने पढ़ लिया किनके बारे में? नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन, ये तीनों क्या थे? महाराज की उपाधि धारण करते थे। 525 से 580 ईस्वी तक शासन किया। तीनों सामंत थे, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। इतना याद रखना है आपको। अब जो पहले मुख्य शासक हैं, प्रमुख शासक हैं, ये प्रभाकर वर्धन हैं। 600 से लेकर 606 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये पहला महत्वपूर्ण शासक था। प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। इसने महाराजा धीराज परम भट्टारक आदि स्वतंत्रता सूचक उपाधियां धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था वर्धन वंश का? प्रभाकर वर्धन। इससे यह साबित होता है कि यह स्वतंत्र शासक था। मधुबन ताम्रपत्र लेख में प्रभाकर वर्धन को ऐसा शासक बताया गया है जिसकी कीर्ति चारों ओर समुद्रों के पार तक फैली हुई थी। यानी इसका नाम चारों ओर फैला हुआ था, सभी लोग जानते थे। बाणभट्ट ने भी प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा करते हुए लिखा कि प्रभाकर वर्धन होड़ रूपी मृग के लिए सिंह था। होड़ यानी जो आक्रमणकारी थे उनके लिए सिंह के समान था ये। सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर था और गुर्जर की निद्रा को भंग करने वाला था। यानी जो गुर्जर प्रतिहार थे उनकी नींद को हराम करने वाला था। गांधार रूपी हाथी के लिए ज्वर था। लाटों की पटुता का अपहरण करता तथा मालव देश की लता रूपी लक्ष्मी के लिए परशु के समान था। कहने का मतलब इसके समय जो अन्य शक्तियाँ थी वो इनसे डरी हुई थी। इस प्रकार बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को प्रभावशाली नरेश के रूप में वर्णित किया। फिर भी इतना स्पष्ट है कि प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली योद्धा था और इसी कारण अपने दूसरे नाम प्रतापशील से प्रसिद्ध था। यानी ये जो प्रभाकर वर्धन था इसको प्रतापशील भी कहते थे। ऐसा जान पड़ता है कि उसने सिंधु तक प्रायः संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया था और पड़ोसी राज्यों को अपने सैनिक पराक्रम से भयाक्रांत कर दिया था, यानी डरा दिया था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो याद रखिए। प्रभाकर वर्धन जो था ये सूर्य का उपासक था और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। यहीं से आपको याद रखना है सारी चीज़ें। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री थी। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक, मौखरी वंश के शासक थे, गृहवर्मा के साथ किया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किससे किया? कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा से किया, जिसके परिणामस्वरूप थानेश्वर एवं कन्नौज में मित्रता स्थापित हो गई। प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में हूणों ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया, लेकिन उसके पुत्र राजवर्धन ने उन्हें पराजित कर देश के बाहर निकाल दिया। इस अंतराल में प्रभाकर वर्धन अस्वस्थ हो गए और उनका देहांत हो गया।
तो प्रभाकर वर्धन का देहांत हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे राजवर्धन द्वितीय के बारे में, या इन्हीं को राजवर्धन कहते हैं। ये प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र थे और इन्हीं का छोटा भाई था हर्षवर्धन और बहन थी इनकी राश्री। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राजवर्धन द्वितीय गद्दी पर आसीन हुआ। बसखेड़ा ताम्रपत्र लेख में उसे परम सौगात कहा गया है, यानी ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसे परम सौगात कहा गया है। जिस समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई उस समय उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन होड़ों के साथ युद्ध में व्यस्त था। चूँकि प्रभाकर वर्धन के समय होड़ों का आक्रमण हुआ था पश्चिमोत्तर भारत में, तो प्रभाकर वर्धन ने अपने बेटे राजवर्धन को होड़ों से युद्ध करने के लिए भेज दिया था पश्चिमोत्तर प्रांत में। तो राजवर्धन तो होड़ों से युद्ध करने में व्यस्त था, तभी इसको खबर मिलती है कि जो है इनके पिता का हालत गंभीर है। होड़ों पर विजय प्राप्त कर राजवर्धन थानेश्वर लौटा तो अपने पिता की मृत्यु के विषय में सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया तथा अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को राजग्रहण करने के लिए कहा। ठीक है, तो ये सब कहानी की तरह सुनते रहिए। जब राजवर्धन को पता चलता है कि इनके पिताजी की हालत गंभीर है तो ये तुरंत जो है चलते हैं और आते हैं, देखते हैं इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और ये संन्यास ग्रहण करने का विचार करने लगते हैं राजवर्धन, और अपने छोटे भाई हर्षवर्धन से कहते हैं कि शासन सत्ता आप संभालिए, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। लेकिन हर्षवर्धन ने मना कर दिया। ऐसा हर्ष को अपने भ्राता के विचारों से बहुत दुख हुआ। राजवर्धन अपने संकल्प से विचलित नहीं हुआ। इसी समय एक अनुचर मतलब एक दूत आता है और सूचित करता है कि जिस दिन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार मिला उसी दिन मालवा के राजा देवगुप्त ने महाराज गृहवर्मा की हत्या करके, महाराज गृहवर्मा यानी कन्नौज के जो मौखरी वंश के शासक थे उन्हीं की बात हो रही, वो राश्री के पति थे। तो एक सूचना मिलती है कि मालवा के देवगुप्त, मालवा का एक शासक था देवगुप्त, उसने महाराजा गृहवर्मा की हत्या कर दी है और राश्री को कन्नौज के कारागार में डाल दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में आया कि वह दुष्ट यहाँ की सेना को नेता विहीन समझकर राज पर आक्रमण करने का विचार कर रहा है, यानी कि हर्षवर्धन के साम्राज्य पर भी वो आक्रमण करना चाह रहा है, ऐसी सूचना राजवर्धन को मिली। अब राजवर्धन जो संन्यास लेने जा रहे थे, अब ये संन्यास का विचार त्याग देते हैं। राजवर्धन ने अपने बहनोई की हत्या का समाचार पाकर अपना विचार बदल दिया और 10,000 अश्वारोहियों के साथ मालवराज को परास्त करने के लिए प्रस्थान किया, यानी कि मालवा के शासक जो थे, मालवा के राजा थे, उनको परास्त करने के लिए राजवर्धन 10,000 घुड़सवारों को लेकर चल पड़ते हैं। बाणभट्ट ने लिखा है कि राजवर्धन ने अत्यंत सरलता से मालवराज को परास्त कर दिया, यानी मालवा के शासक को परास्त कर दिया। डॉक्टर राय चौधरी के मतानुसार यह मालवराज देवगुप्त था। ऐसा लगता है कि देवगुप्त इस युद्ध में मारा गया। संभवतः गौड़ शासक शशांक भी देवगुप्त की सहायतार्थ आया हुआ था, यानी जो गौड़ का बंगाल का शासक था शशांक, वो देवगुप्त की सहायता के लिए आया था। जब राजवर्धन ने देवगुप्त को युद्धभूमि में मार डाला तो शशांक भी एक तरह से पराजित हो चुका था। शशांक ने राजवर्धन से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखकर उसे अपने शिविर में आमंत्रित किया, जहां विश्वासघात कर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार शशांक ने अपने मित्र देवगुप्त की पराजय का बदला ले लिया। तो जब देवगुप्त मारा गया राजवर्धन के द्वारा, तो जो देवगुप्त का जो मित्र था शशांक, उसने राजवर्धन से एक प्रस्ताव रखा, कहा कि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए और हम लोग मैत्री संबंध स्थापित करेंगे। राजवर्धन उसके जाल में फंस जाते हैं और उससे मिलने के लिए, यानी शशांक से मिलने के लिए उसके दरबार में जाते हैं और उसी समय रात्रि भोजन के समय शशांक के द्वारा राजवर्धन की हत्या कर दी जाती है धोखे से। इसी बीच राश्री को कन्नौज से कारागार से मुक्त कर दिया गया। मुक्त कर दिया गया नहीं, यहाँ पे राश्री किसी प्रकार से कारागार से मुक्त हो गई थी, यानी भाग गई थी, लेकिन वह अपने पति और भाई की मृत्यु के समाचार से व्यथित होकर बिंद के जंगलों में चली गई थी और वो सती होने जा रही थी, यानी अपने आप को जलाने जा रही थी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उसके बड़े भाई राजवर्धन की भी मृत्यु हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो सती होने जा रही थी। लेकिन तभी जो है उसको हर्षवर्धन रोक लेते हैं, यानी पहुंचकर हर्षवर्धन वहाँ पहुंचते हैं, उसको खोज लेते हैं, अपनी बहन को रोक लेते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे।
वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।